हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी ग्लास एंड प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल डिस्कस किया है और इस वीडियो में हम मेटल एज अ पैकेजिंग मटेरियल डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो मेटल्स होते हैं ये कंटेनर को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, न कि क्लोजर को। हाँ, मतलब क्लोजर ही बना सकते हैं हम मेटल से, बट कंटेनर के लिए जो हम मेटल मटेरियल यूज़ करते हैं उसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और क्लोजर का मटेरियल जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो मेटल्स होते हैं ये उसमें कौन कौन से हम मेटल यूज़ करते हैं, तो एल्यूमिनियम मेटल यूज़ किए जाते हैं, या फिर टिन प्लेटेड स्टील जो होता है, नॉर्मल स्टील नहीं, टिन प्लेटेड स्टील हम यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं, टीन का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, या फिर लीड का मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मेटल्स हम यूज़ करते हैं उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, क्यों हम मेटल का कंटेनर यूज़ करें। तो सबसे पहले जो एडवांटेज है वो ये, दे आर स्टर्डी, मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं मेटल्स। सेकंड इज दे आर इम्परमेएबल टू लाइट, मॉइस्चर एंड गैसेस। जो भी मेटल का मटेरियल होता है वो लाइट के लिए, मॉइस्चर के लिए एंड गैसेस के लिए इम्परमेएबल होता है। इम्परमेएबल का मतलब क्या, मतलब जो लाइट को उस मेटल के थ्रू, जो भी हमने मेटल कंटेनर में प्रोडक्ट फिल करके रखा हुआ है उसमें पास नहीं होने देगा। मॉइस्चर को भी, जो बाहर में मॉइस्चर है, इन्वायरमेंटल में मॉइस्चर है, तो वो प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाने वाला है मेटल को पास करके। गैसेस भी मेटल को पास करके प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। सो दैट मीन्स इम्परमिएबल टू लाइट, मॉइस्चर एंड गैसेस। Third advantage is they can be made into rigid, unbreakable containers by impact extrusion. तो इम्पैक्ट एक्सट्रूशन से हम एक रिजिड मतलब स्ट्रॉन्ग, जो अनब्रेकेबल होता है, जो टूटता नहीं है, ऐसा मेटल का कंटेनर हम बना सकते हैं। अगर हम ग्लास के साथ कंपैरिजन करें तो अगर ग्लास की बोतल हाथ से छूट जाएगी तो वो टूट जाएगी, है ना। लेकिन क्या मेटल टूटेगा? नहीं टूटेगा। मेटल रिजिड होते हैं और अनब्रेकेबल होते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि जो मेटल होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू ग्लास कंटेनर्स लाइट होते हैं वेट में, मतलब उनका वेट कम होता है। ग्लास कंटेनर्स कितने हैवी होते हैं, है ना, तो उनके कंपैरिजन में मेटल के कंटेनर लाइट वेट होते हैं। फिफ्थ एडवांटेज इज लेबल्स कैन बी प्रिंटेड डायरेक्टली ऑन देयर सरफेसेस। जो लेबल हम स्टिक करते हैं, अब आपने ग्लास का कंटेनर देखा होगा, प्लास्टिक का कंटेनर देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, कंटेनर में जो कंटेनर होता है ओरिजिनल मटेरियल से बना हुआ, तो क्या उस पर लेबल आपने देखा हुआ है कि लेबल उस पर ही प्रिंट किया गया है या फिर एम्बॉस किया गया है? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। अलग से पेपर पे कुछ डेटा प्रिंट करके वो लेबल बनाया जाता है और फिर वो लेबल कंटेनर को स्टिक किया जाता है, राइट। ऐसा ही होता है प्लास्टिक और ग्लास के केसेस में। लेकिन अगर आप मेटल का कंटेनर देखें, मेटल का कंटेनर कौन सा, जो परफ्यूम की बोतल्स आती है ना, तो उस पर कौन सा कंटेनर, कौन सा लेबल लगा हुआ होता है उस कंटेनर पे? क्या आपको वहाँ पे ऐसा कंटेनर दिखाई देगा जिस पे प्लास्टिक लेबल पेपर स्टिक किया हुआ है या फिर पेपर का लेबल पेपर स्टिक किया हुआ है? नहीं, आपको मोस्ट ऑफ टाइम्स उस पर क्या दिखेगा कि जो भी लेबल का कंटेंट है वो उस पर प्रिंट किया जाता है। लेबल का जो सरफेस, सॉरी लेबल का नहीं, कंटेनर का जो सरफेस होता है ना, उस पर प्रिंट किया जाता है। अलग अलग टाइप की इंक यूज़ किया जाता है उसमें, कभी रेड कलर का, ब्लैक कलर का, जो भी लेबल की रिक्वायरमेंट हो, लेबल का डिज़ाइन जिससे अच्छा दिखे उस टाइप का लेबल किया जाता है उसमें, ठीक है। तो क्या किया जाता है, डायरेक्टली सरफेस पे प्रिंट किया जाता है, कोई भी लेबल का पेपर स्टिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये किस में होता है, इन केस ऑफ मेटल कंटेनर्स ओनली। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ मेटल एज अ पैकेजिंग मटेरियल। नाउ लेट्स सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ मेटल। तो डिसएडवांटेजेस में दे आर एक्सपेंसिव। जो मेटल कंटेनर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। दे मे शेड metal particles into the pharmaceutical product।
जो मेटल के पार्टिकल्स होते हैं उनके कुछ एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो प्रोडक्ट में वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा प्रोडक्ट तो हम यूज़ नहीं कर सकते। सो ये हो गया डिसएडवांटेज ऑफ मेटल। एंड थर्ड डिसएडवांटेज इज दे आर नॉट जनरली यूज्ड फॉर एक्सटेम्पोरेनस डिस्पेंसिंग। एक्सटेम्पोरेनस डिस्पेंसिंग क्या होता है? कुछ प्रिपरेशंस ऐसे होते हैं जो हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चर मतलब जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है वो क्या करती है, प्रिपरेशन बना के 1 साल के लिए या 2 साल के लिए हम उसे प्रिजर्व करके रख सके, ऐसा फॉर्मुलेशन बनाती है। लेकिन कुछ फॉर्मुलेशंस ऐसे होते हैं जिसे हम 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए बना के नहीं रख सकते, उसे फ्रेशली ही प्रिपेयर करना होता है और उसके फ्रेशली बनाया हुआ जो प्रिपरेशन होता है वैसे ही यूज़ करना होता है। तो इन प्रिपरेशन को क्या कहते हैं? इन प्रिपरेशन को हम एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन कहते हैं। और जब हम इसे डिस्पेंसिंग करते हैं तो उसे एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हम एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन डिस्पेंस करते हैं। तो जो भी एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन होते हैं उन्हें मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं किया जाता, उनके लिए ग्लास कंटेनर या फिर प्लास्टिक कंटेनर हम यूज़ करते हैं। एंड फोर्थ डिसएडवांटेज इज दे रिएक्ट विथ सर्टन केमिकल्स और ड्रग्स। जो मेटल होते हैं, मेटल क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स के साथ इंटरेक्ट करने की उनकी कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है। तो वो जो प्रिपरेशन हमने बनाया हुआ है उसके साथ जो केमिकल्स हैं उससे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मेटल एज अ कंटेनर। अब जो ये मेटल्स के एग्जाम्पल है जैसे कि एल्यूमिनियम, टीन एंड लीड, ये कोलेप्सिबल ट्यूब को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कोलेप्सिबल ट्यूब जो होती है वो डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो कोलेप्सिबल ट्यूब्स होती है वो टीन से बनाई जाती है और टीन से बनाई जाने वाली जो कोलेप्सिबल ट्यूब्स होती है वो ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रेफर की जाती है। और बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ जो प्रोडक्ट है वो टीन के साथ कंपैटिबल होते हैं, उसमें कुछ भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। इसलिए टीन जो होता है, टीन से बनी जो कोलेप्सिबल ट्यूब्स होती है वो हम ज़्यादातर तौर पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। बट ये जो टीन से बनाई हुई कोलेप्सिबल ट्यूब्स होती है वो कॉस्ट में बहुत ज़्यादा होती है, महंगी होती है। तो जो कोलेप्सिबल ट्यूब्स एल्यूमिनियम से हम बनाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो एल्यूमिनियम की ट्यूब्स होती है कोलेप्सिबल ट्यूब्स, वो वेट में लाइट होती है और अगर हम टूथपेस्ट बना रहे हैं या फिर क्रीम्स बना रहे हैं तो टूथपेस्ट और क्रीम्स हम एल्यूमिनियम से बनाई हुई कोलेप्सिबल ट्यूब में स्टोर कर सकते हैं। अब एल्यूमिनियम की जो कोलेप्सिबल ट्यूब्स होती है वो एज़ कम्पेयर टू टीन ट्यूब्स क्या होती है, मतलब चीप होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है ये। तो टीन के बदले में ये हम यूज़ कर सकते हैं, बट किसके लिए? सिर्फ टूथपेस्ट के लिए या क्रीम के लिए। अब जैसे कि एल्यूमिनियम एंड टीन हमने अभी अभी देखा, उसी तरह से लीड के मेटल से भी हम कोलेप्सिबल ट्यूब बना सकते हैं। और ये लीड की जो ट्यूब होती है वो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है ऑल अदर मेटल के कंपैरिजन में। बट फार्मास्यूटिकल पैकिंग के लिए हम ज़्यादातर उसे यूज़ नहीं करते, क्योंकि लीड मेटल से बनाई हुई जो ट्यूब होती है ना वो उसकी वजह से क्या हो सकता है, लीड पॉइजनिंग भी हो सकती है। सो अगर हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रिपरेशन है, वो लीड के साथ कंपैटिबल नहीं है तो हम लीड की ट्यूब बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। अब हो सकता है कि लीड के साथ कंपैटिबल नहीं है, उसके साथ साथ एल्यूमिनियम के साथ भी कंपैटिबल नहीं है या फिर टीन मटेरियल के साथ भी कंपैटिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम वैक्स टाइप जो मतलब फॉर्मुलेशन होता है या फिर रेजिन सॉल्यूशन होता है उससे जो कोलेप्सिबल ट्यूब का इंटीरियर है वो कोट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो एक्चुअल मेटल होता है वो हमारे प्रिपरेशन से इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, उसके बीच में क्या रहेगा, कुछ तो रेजिन सॉल्यूशन रहेगा और वैक्स टाइप का जो फॉर्मुलेशन रहेगा उससे कोट किया रहेगा, ठीक है। तो कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा और हमारा जो प्रिपरेशन है वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। वैक्स लाइनिंग जो होती है वो मोस्टली वाटर बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं टीन ट्यूब्स में उसमें यूज़ की जाती है। और एंड द epoxides and vinyls are used as lining material for aluminium tubes and which gives better protection to the product filled in it.
तो जो एल्यूमिनियम की कोलेप्सिबल ट्यूब्स रहती है उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, लाइनिंग मटेरियल, उसमें इपॉक्साइड एंड विनाइल यूज़ किया जाता है। उससे क्या होता है कि प्रोडक्ट के लिए एक बेटर प्रोटेक्शन फॉर्म होता है और कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता इन बिटवीन मेटल एंड द प्रोडक्ट। और जो टीन की ट्यूब होती है उसमें वैक्स लाइनिंग यूज़ किए जाते हैं जो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट के साथ यूज़ किए जाते हैं। The metal containers are also used for bulk packaging of tablets, capsule, powders and food materials etc. तो इसी के साथ साथ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग तो हमने देख ली, और इसी के साथ साथ जब हम कोलेप्सिबल ट्यूब में ऑइंटमेंट, पेस्ट एंड क्रीम्स फिल करते हैं तो मेटल के कंटेनर में हम उसके साथ साथ टैबलेट्स भी फिल कर सकते हैं, बल्क पैकेजिंग में कैप्सूल फिल कर सकते हैं, पाउडर एंड फूड मटेरियल्स भी हम मेटल कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। मेटल फॉइल में बी यूज फॉर रैपिंग इंडिविजुअल सपोजिटरीज और पेसरीज। उसी के साथ साथ मेटल से बनाई हुई जो फॉइल्स होती है वो सपोजिटरीज को रैप करने में या फिर पेसरीज को रैप करने में भी यूज़ की जाती है। एंड हाउएवर इट इज़ मेनली यूज्ड इन स्ट्रिप पैकेजिंग और ब्लिस्टर पैकेजिंग। आपने स्ट्रिप पैकेजिंग और ब्लिस्टर पैकेजिंग तो देखी होगी, जो भी डॉक्टर आपको टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं ना, तो स्ट्रिप पैकेजिंग क्या होती है, ऊपर से भी टैबलेट को कवर किया जाता है और नीचे से भी टैबलेट को कवर किया जाता है। आप टैबलेट को बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ट्रांसपेरेंट कवरिंग नहीं होती है। एल्यूमिनियम का फॉइल होता है ऊपर से भी और नीचे से भी, और उसके बीच में टैबलेट स्टोर की जाती है, वो होता है स्ट्रिप पैकेजिंग। और ब्लिस्टर पैकेजिंग क्या होता है, ब्लिस्टर पैकेजिंग मतलब सिर्फ नीचे की साइड से क्या होता है, मेटल का फॉइल होता है और ऊपर से ब्लिस्टर्स होते हैं। ब्लिस्टर्स मतलब जैसे कि पैरासीटामोल का जो टैबलेट आता है ना, तो ऊपर से एक ट्रांसपेरेंट कवर रहता है जिससे आप सी थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं उसके बीच में से, वो होता है ब्लिस्टर पैकेजिंग। तो ब्लिस्टर पैकेजिंग में नीचे का जो कवर होता है उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम का फॉइल होता है, ज़्यादातर पे टिन का कवर होता है या फिर एल्यूमिनियम का होता है। तो मेटल आप ब्लिस्टर पैकेजिंग में यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रिप पैकेजिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट मेटल कंटेनर। तो मेटल कंटेनर में हमने क्या देखा, हमने एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे कि किस तरह से मेटल एडवांटेजेस है, किस तरह से डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है और जो मेटल के पार्टिकल्स होते हैं वो भी लीच हो सकते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, और साथ ही साथ एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन के लिए भी हम यूज़ नहीं कर सकते, और वो अदर केमिकल के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। अब जो मेटल हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं हमने वो है एल्यूमिनियम, टीन एंड लीड। उसमें से टीन का जो मेटल होता है वो काफ़ी पॉपुलर है कोलेप्सिबल ट्यूब बनाने के लिए। साथ ही साथ हम एल्यूमिनियम का भी कोलेप्सिबल ट्यूब बना सकते हैं, लेकिन टीन का पॉपुलर है। और लीड जो है, लीड पॉइजनिंग हो सकता है, तो इसीलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लीड का कोलेप्सिबल ट्यूब यूज़ नहीं किया जा सकता। तो कोलेप्सिबल ट्यूब में हम जनरली ऑइंटमेंट फिल करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सपोजिटरी, पेसरीज एट्सेट्रा को बल्क पैकेजिंग के लिए हम मेटल का यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेटल कंटेनर। आपको मेटल कंटेनर के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पूछे जा सकते हैं 3 मार्क्स के लिए। डिप्लोमा फार्मेसी के लिए ये उस पर नोट भी पूछी जा सकती है। डी फार्मेसी के एग्ज़ाम में हमेशा ये क्वेश्चन आता है पैकेजिंग मटेरियल पे। तो अगर आप स्टेप वाइज लिखेंगे ऐसा तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये था मेटल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो पेपर एंड कार्ड का मटेरियल है जो हम पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि किस तरह से मेटल एज अ पैकेजिंग मटेरियल एक्ट करते हैं। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए बाय बाय।